हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशन चैप्टर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे है। आज हम इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे और उसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अभी हम इसको डेरिवेशन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं, एक है ए पे और एक है बी पे। जो ए पे है वह है m1 और बी पे है, हमने नाम दे दिया उसको m2 का। इसके बाद एक पॉइंट है कहीं पर C, ठीक है। अब हमें क्या करना है, m1 को फिक्स करते हैं हम। m1 पे जो a पे जो मास रखा है m1, उस मास को हमने क्या कर दिया है, फिक्स। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो, जो पहले क्या है कि a और b के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने लेट सपोज करिए क्या है, r1। अब हम ये m1 तो मास जो a पे है वो फिक्स्ड है, पर जो m2 मास है इसको हमें मूव करवाना है। कहाँ से, b से लेके c पे। तो ये मास यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में वेरी करेगा, मूव करेगा, मतलब ठीक है, वेरी नहीं करेगा मतलब मूव करेगा b से c पे। तो यहाँ से देखो b, जब ये b जो m2 जो मास है जब b पे है तो उसकी डिस्टेंस a से, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी है पॉइंट a से। तो जब m2 की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई, r1। जब ये m2 c पे आ चुका होगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r2। इसकी डिस्टेंस हमने यहाँ क्या कर दी, r2। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज बताना है। जब हम क्या करेंगे, m2 को b से c पे ले जाएंगे। तो b से जब हम c पे ले जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इनके बीच की एक थोड़ी सी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट d है और ये पॉइंट e है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है dr है। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी d से e तक ले जाने के लिए मेजर कर लें तो हम b से c को भी मेजर कर लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग। हम जानते हैं कि अगर हम किसी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं तो लिमिट लगा के हम टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है d से e तक ले जाने में, फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम b से c को लिमिट रख के, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अभी पॉइंट जो d है, डिस्टेंस को हमें यहाँ से मेजर करना है पॉइंट a से। जो पॉइंट ये d है इसकी जो डिस्टेंस हो गई a से, वो डिस्टेंस सपोज हमने कर ली मेजर r। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो दोबारा से देखो, a पे जो मास रखा है उसका नाम है m1, ये फिक्स्ड है। b पे जो मास रखा हुआ है इसका नाम m2 और ये क्या करेगा, मास मूव करेगा b से लेके c पे। इसकी डिस्टेंस a से, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पॉइंट a। इसकी डिस्टेंस जब ये m2 जब b पे है तो इसकी डिस्टेंस r1 है। जब m2 c पे पहुंच गया तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से हो गई वो हो गई r2। हम यहाँ से यहाँ पे हमें मास को m2 को लेके जाना है, इसको यहीं रखना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे तो हमने यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए के प्रोसेस में d से e तक ले गए, मतलब पहले हम यहाँ से यहाँ ना ले जाके थोड़ी सी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो d से e ले जाने ये डिस्टेंस कितनी हो गई, dr, ये डिस्टेंस dr है। और d पॉइंट से डिस्टेंस a की हो गई कितनी, r। अच्छा, अब जब पॉइंट ये जो m2 है अभी कहाँ पर है, d पे हमने, तो फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू कितना होगा, देखो इनके बीच में g m1 m2। अभी ये कहाँ पर है, d पे, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r अपॉन में r का स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, जब मास यहाँ पे होगा, ये मास m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पर है, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, d से e की तरफ। तो डायरेक्शन कितना हो गई, अलोंग d से a की तरफ। किधर से, d से a की तरफ। ये m2 मास जो है अट्रैक्ट होगा किसकी वजह से, a की वजह से, जो a पे मास है m1। अब हम वर्क डन निकालते हैं। d से जब हम पॉइंट e पे लेके जाएंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, d से e पे ले जाने के लिए, ये लिख लेता हूँ मैं, चलो। वर्क डन बाय bringing
स्मॉल वर्क डन बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम पॉइंट डी टू ई। देखो कितना होगा DW, इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल वर्क डन कितना होगा F। देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर से इस डायरेक्शन में, और हम इसको M2 को कहाँ से ले जा रहे हैं, इधर से इधर। फोर्स की डायरेक्शन इधर, फोर्स है इधर और ले जा रहे हैं इधर, तो डायरेक्शन कैसे होगी, इन दोनों के बीच में क्या है, एंटी पैरेलल ट्रायंगल कितना बन गया 180 डिग्री। तो हम क्या लिखते हैं F डॉट dr। इसको कैसे लिख लेंगे, F dr cos 180, क्योंकि एंगल के बीच में कितना है 180 डिग्री का, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसको हम कैसे लिख लेंगे, F dr cos x की वैल्यू कितनी होती है -1, F dr, तो dw की वैल्यू कितनी हो गई -F dr। देखो dw लिखो, dw इक्वल टू कितना आ जाएगा -F की वैल्यू कितनी है, रख दो इसको, -GM1 M2 अपॉन में R स्क्वायर -F इंटू dr। ये कितना आ गया, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, -dw के। किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। तो du बराबर कितना होगा, -dw। ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं पहले वाली क्लासेस में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इजकल टू -dw। देखो माइनस यहाँ लगाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ, पॉजिटिव। दोबारा से लिख लेता हूँ, चलो, -dw की वैल्यू रख दो यहाँ से, -GM1 M2 अपॉन में R स्क्वायर dr, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो du बराबर कितना आ गया, GM1 M2 अपॉन में R स्क्वायर dr। हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा जब ये मास, आप देखो मास को कहाँ पहले कहा था M2 पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी R1। जब ये यहाँ आ गया तो डिस्टेंस कितनी होगी R2। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज, टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होगा, देखो इंटीग्रेट कर दिया इसको, du को इंटीग्रेट कर दिया, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, देखो GM1 M2 अपॉन में R स्क्वायर dr, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, पहले ये कहाँ था B पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी R1, और ये जब C पे आ जाएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, M2 की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी R2। तो ये आ गई लिमिट R1 से R2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो UR2, जब ये कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी होती है U, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से कहाँ से जा रही है R1 से R2, सॉरी ये R1 है, ये R1 से R2, R1 से R2 जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे UR2 माइनस UR1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो चेंज पोटेंशियल एनर्जी चेंज UR2 माइनस UR1, मतलब इसका डेरिवेशन कितना, इंटीग्रेशन कितना आएगा, du का इंटीग्रेशन कितना आएगा U, तो U एक बार हमने लिमिट ये रखा R2 आएगा, एक बार फिर माइनस R1 लिमिट करेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा UR2 माइनस UR1। इसके बाद ये देखो कांस्टेंट है GM1 M2 को क्या है कांस्टेंट, तो इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, GM1 M2 आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, बचा क्या dr अपॉन में r का स्क्वायर लिमिट R1 से R2। ठीक है भाई, अब देखो हम क्या जानते हैं, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जहाँ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, GM1 M2 R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R की पावर -2 dr, लिमिट R1 से R2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, GM1 M2 इंटू लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन में n की वैल्यू कितना है -2 + 1, लिमिट हो गई R1 से R2। ये इंटीग्रेशन है सिंपली, G1 M1 M2 इंटू -2 + 1 कितना हो जाएगा, R की पावर -1, यहाँ भी -1, लिमिट हो गई R1 से R2। ठीक है, अब देखो
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे क्या करते हैं, -1 को इधर बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा -GM1M2 इंटू आर की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/r, लिमिट हो गई R1 से R2। तो UR2 माइनस UR1 इक्वल्स टू कितना लिख दें हम। अब लिमिट लगाओ, पहले अपर फिर माइनस लोअर, आर की जगह क्या लगाओ, पहले R2 फिर माइनस R1। तो ये क्या आ जाएगा -GM1M2 इंटू -G1M2 1/R2 माइनस 1/R1। हमने पहले क्या रखा, R की जगह R2 रखा, फिर R की जगह R1 ये रखा। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो देखो क्या आ जाएगा, GM1M2 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ 1/R1 माइनस 1/R2। तो UR2 माइनस U1, देखो इसका क्या मतलब है कि जब पार्टिकल B से C पे गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UR2 माइनस इनिशियल यहाँ पे था, तो इनके यहाँ से यहाँ ले जाने के बीच में इनके जो चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या आ गया GM1M2 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट हो, देखो पॉइंट A पॉइंट B, यहाँ मास M1 है और यहाँ मास M2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे मानते हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पे कितना होता है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना होता है 0। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी अब इन दोनों के बीच में कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी खाली, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको कहेंगे हम UR। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में कितनी होगी UR। अब मैं UR को ऐसे भी लिख सकते हैं UR माइनस U इन्फिनिटी, क्योंकि देखो U इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये वाला टर्म तो 0 ही है, तो UR किसके बराबर होगा ये U इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है 0, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं U इन्फिनिटी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। अब आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना होगा UR, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस अगर कितनी है R, तो क्या लिखूँ मैं, देखो UR माइनस U इन्फिनिटी। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए देखो GM1M2 इंटू देखो UR2 माइनस UR1, जो वाला पहला वाला टर्म है ये R2 को R की तरह एज्यूम करो, है ना, और R1 को इन्फिनिटी की जगह देखो क्या हो जाएगा 1/R1। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं इसको 1/इन्फिनिटी, क्योंकि R1 यहाँ बाद में है और यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी बाद में है, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/R। समझ में आ गया होगा, आप इसको कोरिलेट करके देखो तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा GM1M2 इंटू 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई 0, ये क्या बचा माइनस 1/R। तो मैं माइनस को यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और सीधा सिंपली क्या लिख दो R। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी, अगर दो पार्टिकल्स हमारे पास जिसका मास एक का M1 है दूसरे का मास M2, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस GM1M2 अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस R। तो ये हमें पॉइंट रिमेंबर करना है, रिमेंबर ये फॉर्मूला हमें क्या है करना है रिमेंबर करना है। और ये था डेरिवेशन किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये तो कब है, जब हमारे पास दो पार्टिकल्स हो, तो उनके बीच में कितने, देखो कितने पेयर, अगर दो पार्टिकल्स हैं तो कितने पेयर बनेंगे, एक ही पेयर बन रहा है ना खाली, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा माइनस GM1M2 अपॉन में R। अगर हमारे पास n पेयर्स बने, बहुत सारे जितने पेयर्स बनेंगे, तो सबके पोटेंशियल एनर्जी को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड करेंगे। समझ में नहीं आएगा, एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, जो मैंने बोला है इसको देखते हैं। देखो अगर हमारे पास सपोज जब हमारे पास दो मास पार्टिकल्स हैं, अगर हमारे पास कितने पार्टिकल्स हों 2 पार्टिकल्स या 2 पॉइंट्स मास 2 मासेस हों, एक का मास M1 हो गया दूसरे का मास M2 हो गया, तो कितने पेयर बने
एक ही पेयर बना इनके बीच में, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अगर आ रहा है कुछ भी हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस जी m1 m2 अपॉन में r। अगर हमारे पास 3 होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल्स को कैसे भी अरेंज कर लूँ, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो कितने पेयर बनेंगे, देखो एक ए पे है, बी पे है, सी पे है, ये m1 हो गया, m2 हो गया और ये m3। कितने पेयर बना सकते हैं, देखो कितने, एक तो पेयर ये हो जाएगा, इसके और इसके बीच में एक हो जाएगा, इसके और इसके बीच में, और एक हो जाएगा इसके और इसके बीच में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान लो मैं डिस्टेंस ये कितनी है r, ये भी r है, ये r, तो इनके बीच में पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से, इसके और इसके बीच में निकालूंगा और इसके बीच में निकालूंगा और टोटल तीनों को ऐड कर दूंगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम की पता चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास मान लो सपोज 4 होते हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स, एक यहाँ पर है m1 ए पे, एक बी पे है m2, एक सी पे है m3 और ये है m4 मान लो। ठीक है भाई, अब देखो हमारे कितने पेयर्स बन सकते हैं, इसका इसके साथ एक पेयर, 2 पेयर और ये कितने 3 पेयर, इस वाले मास के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इस वाले मास का इसके साथ तो बन ही गया, एक इसके साथ बनेगा और एक इसके साथ बनेगा, कितने हो गए, तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये 4 पेयर और ये 5 पेयर, इस वाले का इसके साथ तो बन ही गया, इसके साथ भी बन ही गया, इसके साथ बन गया, कितने हो गए 6 पेयर, इस वाले मास का इसके साथ बन ही गया, इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी बन गया, तो टोटल कितने पेयर्स बन गए 6 पेयर। इसी तरह अगर हमारे पास 5 पार्टिकल्स होते हैं तो बताओ कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या है जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हों, n पार्टिकल्स हों तो कितने पेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म्ड कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इंटू n-1/2, तो इतने पेयर्स बनेंगे और हर पेयर की हम इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबको क्या करेंगे ऐड अप कर देंगे। इसको अगर हम इससे देखें, अगर हमारे पास 4 हैं, इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं कि सही है कि नहीं, अगर हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 4 इंटू 4-1 कितना हो गया 3/2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितने पेयर बन गए 6 पेयर। तो 6 पेयर, हर एक पेयर की इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी फिर इसकी और इसकी, सबको निकाल के और सबको ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पता चल जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें वर्क डन बताना है, अगर हम 3 पार्टिकल जिनका मास है 100 ग्राम, हर एक पार्टिकल का मास कितना है 100 ग्राम, ईच पार्टिकल का जो मास है 100 ग्राम है, उनको बहुत दूर से लेके आए किसी कहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस जिसकी साइड लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। देखो 3 पार्टिकल हैं, दोबारा क्वेश्चन देखो, 3 पार्टिकल हैं, हर एक पार्टिकल का मास कितना है 100 ग्राम और इनको हम लेके आ रहे हैं कहाँ से, बहुत लार्ज डिस्टेंस से, इक्विलेटरल है, मान लो ये वाला पार्टिकल है, इसको यहाँ, तीनों को हम ऐसे लेके आए हैं, वो कि तीनों को जब ज्वाइन किया हमने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसकी साइड लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो मास, सबका मास कितना है बराबर, m1 बराबर m2 बराबर m3 इक्वल्स टू कितना है 0.1 kg, 100 ग्राम का मतलब 0.1 ग्राम, जैसा 100 क्या है ग्राम, 1000 से अगर आप डिवाइड कर दो 100 कितना आ जाएगा 0.1 kg। ये 20 सेंटीमीटर का मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, r है ना, r, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 मीटर। अब मैं क्या करूँगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जितनी होगी इसकी इतनी ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस सबके बराबर है, सबके मास बराबर है, तो टोटल पोटेंशियल, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो U इजकल टू कितना फॉर्मूला होता है इसके और इसके बीच का निकालने के लिए, -Gm1 m2 अपॉन में r। अब देखो m1 और m2 क्या है आपस में, m1 m2 m3 सारा आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ -Gm1 m2 अपॉन में r। अब ये किसके लिए हो गया, इसके लिए, एक पेयर के लिए हो गया, यही सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होगा क्योंकि इसका मास और डिस्टेंस बराबर है, यही इसके लिए होगा, तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूँ
3 से। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें वर्क डन बताना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा, कि जब हम इन पार्टिकल्स को कहाँ से लेके आए, बहुत दूरी से, तो वर्क डन बराबर कितना होता है, हम जानते हैं ये W इजकल टू माइनस यू। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू की वैल्यू कितनी है, -3gm² अपॉन में r। तो ये क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3gm² अपॉन में r। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू रखनी है 3, तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 6 पॉइंट, हम क्या जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। जी की वैल्यू यहाँ रख दो। एम की वैल्यू कितनी है, 0.1, उसका स्क्वायर, आर 0.2 मीटर, और इसको सोल्व कर देंगे तो हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आशा करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन और ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।